हम इस लोग शुरू करेंगे 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज रियल नंबर। चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चैप्टर 2 में हमने डिस्कस किया था पॉलिनोमियल, क्लास 10th का। चैप्टर 2 में हमने डिस्कस किया था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। और चैप्टर 3 में हमने डिस्कस किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इनका ऑर्डर चेंज हो सकता है, लेकिन ये 3 चैप्टर जो हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। 3 चैप्टर हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। पहला चैप्टर था पेयर ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब सेकंड चैप्टर था पॉलिनोमियल, एंड द थर्ड वन वाज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, एंड द फोर्थ वन वाज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने पहला चैप्टर कवर नहीं किया था, जो कि क्या है, रियल नंबर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, रियल नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर कहते किसको है, जरा हम इनको 9th क्लास से रिकैप कर लें। 9th क्लास में हमने पढ़ा था कि रियल नंबर जो है बेसिकली वो कॉम्बिनेशन है किसका, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का क्या है, कॉम्बिनेशन है। ठीक है, मतलब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, रियल नंबर कहलाता है। तो यहाँ से रियल नंबर की डेफिनेशन क्या आ गई, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज नोन एज रियल नंबर। ठीक है, तो रेशनल नंबर में हमने क्या देखा था, रेशनल नंबर किसको कहते थे, कोई भी नंबर जिसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकें, p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकें, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। रेशनल नंबर किसको कहते हैं, ए नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है ना, एग्जाम्पल था इसका, जैसे 2/3, 1/7, 9/2, ये सबके सब क्या है, -3/2, सबके सब क्या है, रेशनल नंबर है, क्योंकि हम इसे p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने इसके डेसिमल एक्सपेंशन को देखा था, डेसिमल एक्सपेंशन को देखा था किसके, रेशनल नंबर के। तो डेसिमल एक्सपेंशन रेशनल नंबर के क्या बताता है कि रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता था, आइदर टर्मिनेटिंग हो जाता था, आइदर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता था। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कम्स टू एन एंड, मतलब जब उसको डिवाइड करेंगे तो नंबर टर्मिनेट कर जाएगा। जैसे 2/5, इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.4। इसके आगे कोई नंबर रिपीटेशन वगैरह नहीं है। ठीक है, तो पहला केस था डेसिमल एक्सपेंशन, इसका क्या हो सकता है, टर्मिनेटिंग हो सकता है। दूसरा केस था कि अगर टर्मिनेटिंग नहीं होगा, इफ इट इज नॉट टर्मिनेटिंग देन इट विल बी रिपीटिंग, है ना। दूसरा केस था क्या रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन के लिए, कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता था। नॉन टर्मिनेटिंग होता था तो रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता था। ठीक है, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता था। जैसे 2/7, इसको क्या लिख सकते हैं, 0.7 इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2/7, दैट विल गिव यू 0.285714285714। फिर से क्या दिख रहा है, ये नंबर बार बार ऐसे ही रिपीट होता रहेगा। ये जो है 285714, 285714, यही नंबर बार बार रिपीट होता रहेगा, टर्मिनेट नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा था, इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है क्या हो सकता है, आइदर टर्मिनेटिंग हो सकता है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो सकता है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो सकता है, RECU, या रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो सकता है। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो सकता है, यही पॉसिबिलिटी है। ठीक है,
तो यहाँ पर हम लोग एक चीज डिस्कस करेंगे क्या कि क्या बगैर डिवीजन किए हुए, मतलब नंबर को हम डिवाइड ना करें, बगैर डिवीजन के हम बता सकते हैं कि इसका डेसिमल एक्सटेंशन टर्मिनेटिंग आएगा या नॉन टर्मिनेटिंग आएगा? बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? उनके लिए स्टेप याद रखना है आपको। स्टेप क्या याद रखना है कि अगर आपको कोई भी रेशनल नंबर p बाय क्यू की फॉर्म में दे रखा है, कोई भी रेशनल नंबर p बाय क्यू की फॉर्म में दे रखा है, या p एंड q जहां पर क्या है, इंटीजर है और q 0 के बराबर नहीं है, मतलब ऐसी कंडीशन है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस रेशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। पहला काम क्या करना है, इस p बाय क्यू को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने का मतलब इसके पास कोई भी कॉमन फैक्टर ना बचे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन फैक्टर ना बचे, ठीक है। दैट मीन स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब कैंसिल करना है, कैंसिल द कॉमन फैक्टर, कैंसिल द कॉमन फैक्टर फ्रॉम बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से कॉमन फैक्टर को एलिमिनेट कर देना है, ठीक है। कॉमन फैक्टर को एलिमिनेट कर देना है, ठीक है। दूसरा स्टेप करना है क्या कि अब जो डिनोमिनेटर बचेगा आफ्टर कैंसिलेशन कॉमन फैक्टर, जो डिनोमिनेटर बचेगा, मतलब जो भी डिनोमिनेटर होगा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है, ठीक है ना। आफ्टर कैंसिलेशन कॉमन फैक्टर ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, सेकेंड स्टेप में क्या करना है, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है, किसका, डिनोमिनेटर का। फिर उसमें ऑब्जर्व करना है, अगर डिनोमिनेटर, इफ डिनोमिनेटर is in the form of टू की पावर n और 5 की पावर m, मतलब 2 की पावर समथिंग आया अकेला, या 5 की पावर m आ जाए, या इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाए 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m की फॉर्म आ जाए, ठीक है ना। 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m की फॉर्म आ जाए, ठीक है ना। तो मेरी बात नहीं, सिर्फ और सिर्फ यही आए, देन यहाँ पर n और m जो है क्या है, n और m जो है हमारा नॉन नेगेटिव इंटीजर है, मतलब होल नंबर है, ठीक है। 2 की पावर n की फॉर्म आ जाए या 5 की पावर m की फॉर्म आ जाए, अगर ऐसा डिनोमिनेटर आ गया, देन द रेशनल नंबर विल टर्मिनेट। ऐसी केस में जो है रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सटेंशन आप करेंगे वो क्या कर जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा। ऐसे केस में उसका डेसिमल एक्सटेंशन क्या कर जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा। इन अदर केसेस इट विल नॉट टर्मिनेट, इसके अलावे और भी कुछ फैक्टर आ गया तो टर्मिनेट नहीं करेगा। इन अदर केसेस इट विल नॉट टर्मिनेट, इन अदर केसेस इट विल नॉट टर्मिनेट, इसके अलावे कोई कंडीशन होगी तो उस केस में वो टर्मिनेट नहीं करेगा। इसके अलावे वाले केस में क्या करेगा, वो टर्मिनेट नहीं करेगा। समझ आई बात है। उसके लिए मैं कुछ एग्जांपल कंसिडर कर रहा हूं। तो हमारे पास है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सटेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सटेंशन, ठीक है। इसमें अदर केस में टर्मिनेट नहीं करेगा तो मतलब क्या हो जाएगा, रिपीटिंग का केस होगा। क्या हो जाएगा, रिपीटिंग का केस होगा। इरेशनल नंबर पे हम बाद में आएंगे, रिपीटिंग का केस होगा।
तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है 13/3125, 13/3125। ठीक है, तो सबसे पहले आपको चेक कर लेना है कि इन दोनों के पास पहला स्टेप क्या करना था कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, इसको कैंसिल करना है। ठीक है ना, जैसे 13/3125 है, 13/3125 है। तो सबसे पहले इनको चेक कर लेना है कि इनके पास कोई कॉमन फैक्टर है या नहीं है। अब चेक कर सकते हैं इनको, इन दोनों के पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक, चेक कर लिया हमने, हो सकता है कॉमन फैक्टर हो, अगर कॉमन फैक्टर है तो उसको कैंसिल कर देना है, अगर नहीं है तो उसी फॉर्म में रहेगा। तो यहाँ पर कोई कॉमन फैक्टर नहीं है क्योंकि 3125 13 से डिविजिबल नहीं है और 13 प्राइम नंबर है, तो किसी और नंबर की गुंजाइश नहीं है प्रोडक्ट में। ठीक है, तो 3125 किसी से डिविजिबल नहीं है, मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। क्या कहना था उसके बाद सेकंड पार्ट में कि आफ्टर कैंसिलेशन क्या करना था, डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना था। तो डिनोमिनेटर तो अभी इस केस में यही रहेगा, तो डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। तो डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे क्या, 3125, यहाँ से प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 से कैंसिल हो सकता है, दैट विल गिव यू 5 6 30, 5 2 10, 5 5 25। किससे कर दें, 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25, 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25, 5 1 5। तो इसका डिनोमिनेटर किसकी फॉर्म में, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, दैट मीन्स 5 की पावर 5 की फॉर्म में है। तो मतलब इसको हम लिख सकते हैं क्या, 13/5 की पावर 5। ये हमने कर लिया। उसके बाद क्या कहता था कि अगर डिनोमिनेटर 2 की पावर n की फॉर्म में हो या 5 की पावर n की फॉर्म में हो या इन दोनों के प्रोडक्ट की फॉर्म में हो, ठीक है ना, जहां पर n और m क्या था, नॉन नेगेटिव इंटीजर था। तो अकेला 5 की पावर m की फॉर्म होगा तब भी टर्मिनेटिंग होगा। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, m की वैल्यू क्या है, 5 है, जो कि नॉन नेगेटिव इंटीजर है, मतलब होल नंबर है। दैट्स वाई द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस रेशनल नंबर विल terminate, then the decimal expansion of this rational number will terminate। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा एग्जांपल और कंसिडर कर रहा हूं मैं। जैसे हमारे पास है 17/8, इसके पास भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। फौरन इसका आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 की पावर 3 आएगा, मतलब 2 की पावर n की फॉर्म में है। ये भी क्या कर जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा। ये भी क्या कर जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा। एक एग्जांपल और लेता हूं मैं। नेक्स्ट वन इज, हमारे पास है समथिंग इस तरह से 23/2 की पावर 3 इंटू 5 का स्क्वायर। क्वेश्चन इसी फॉर्म में है। अगर इसी फॉर्म में है तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट दिख रहा है 2 की पावर n 5 की पावर n की फॉर्म में है, मतलब ये भी क्या कर जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा। फोर्थ समथिंग इस तरह से ले ले हम 35/50, 35/50। ये हमारे पास सबसे पहले इसको देखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है क्योंकि 5 से कैंसिल हो रहा है। अब ये आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में 7/10। स्टैंडर्ड फॉर्म में आने के बाद डिनोमिनेटर का क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 5 आएगा। क्या देख रहे हैं, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m की फॉर्म है, जहां पर n की वैल्यू भी 1 है और m की वैल्यू भी 1 है, जो कि क्या है, होल नंबर है। दैट्स वाई दिस एक्सपेंशन विल आल्सो टर्मिनेट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एट विच प्लेस इट विल टर्मिनेट, एट विच प्लेस इट विल टर्मिनेट, मतलब कौन से प्लेस पे टर्मिनेट करेगा। अगर टर्मिनेट करेगा तो कौन से प्लेस पे करेगा। तो इसके लिए बेस्ट आंसर ये है कि जो भी आपका डिनोमिनेटर है, चाहे इस फॉर्म में हो चाहे इस फॉर्म में हो, तो वहां पर आपको देखना है कि 2 की पावर n और 5 की पावर m में से n और m में से कौन सा लार्जर है, कौन सा लार्जर है। अगर n लार्जर है, n लार्जर है तो इट विल टर्मिनेट एट n प्लेस।
it will terminate at nth place। अगर m लार्जर है then it will terminate at mth place। ठीक है, mth प्लेस पे टर्मिनेट करेगा। तो ये इस सवाल का जवाब तो मिल गया कि कौन से प्लेस पे टर्मिनेट करेगा, मतलब 13/3125 विल टर्मिनेट एट 5th पोजीशन, है ना, एट 5th प्लेस फ्रॉम द डेसिमल। ऐसे ही द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस विल टर्मिनेट एट 3rd प्लेस फ्रॉम द डेसिमल पोजीशन। क्योंकि m 5 की पावर m तो है ही नहीं यहाँ पर, तो सिंपली 2 की पावर 3 है। यहाँ पर क्या देख रहे हैं, दोनों की पावर सेम है, तो किसी एक को भी ले लो। दैट मीन्स एट 1st प्लेस इट विल टर्मिनेट। जानते हैं ये क्या लिखते हैं इसको, 0.7। ठीक है, इसके अलावा अगर कुछ और हो, जैसे अगर ऐसा होता क्वेश्चन 23 ये है, जैसे ये ठीक है, 2 की m क्या है, n क्या है 3 है, m क्या है 2 है, तो इट विल टर्मिनेट एट 3rd प्लेस। क्योंकि n लार्जर है, 3 की पावर लार्जर है, मतलब जो पावर लार्जर है उतने प्लेस पे टर्मिनेट कर जाएगा। तो हमारा सवाल मिल गया, बगैर कैलकुलेशन किए, मतलब लॉन्ग डिवीजन किए, कि टर्मिनेट करेगा कि नहीं करेगा। करेगा अगर डेसिमल डिनोमिनेटर स्टैंडर्ड फॉर्म के डिनोमिनेटर का डेसिमल एक्सपेंशन 2 की पावर n इंटू 5 की पावर प्राइम फैक्टराइजेशन, डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर n 5 की पावर m या 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m की फॉर्म होगी तो टर्मिनेट करेगा। कौन से प्लेस पे करेगा, n और m में से जो लार्जर वैल्यू होगी उस प्लेस पर जाकर वो टर्मिनेट करेगा। अब सवाल यह है कि टर्मिनेट जो करेगा तो उसका आंसर क्या होगा, मतलब हम डायरेक्ट ये भी जानना चाहते हैं कि इसको अगर डिवीजन करते तो आंसर आता कुछ न कुछ, तो वो क्या होता। तो इसका सिंपली जवाब यह है कि जैसे आपके पास ये है 13/5 की पावर 5 है, ठीक है, तो हमेशा क्या करना है, यहाँ नीचे में 2 की पावर 5 और ऊपर भी 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम पावर जो 2 और 5 का हो जाएगा, तो बाय प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट पावर इज सेम, देन बेस विल गेट मल्टीप्लाइड। और इसको हम क्या लिख देंगे, 13 इंटू 2 की पावर 5 दैट विल गिव यू 32, और नीचे क्या हो जाएगा 2 5 10, दैट मीन्स 10 की पावर 5, और इसको आप सॉल्व कर लीजिए, सीधा 0 पॉइंट समथिंग जो भी डेसिमल एक्सटेंशन आ जाएगा, जैसे इसकी वैल्यू आ जाएगी 32 इंटू 13 की वैल्यू आ जाएगी आपको 416, तो ये आ जाएगा 0.00416, तो 5th प्लेस पे टर्मिनेट करेगा और वैल्यू होगी इतनी। तो मतलब क्या करना है कि 2 की पावर और 5 की पावर को चेक करना है, तो उसके बाद ऑब्जर्व करना है कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि दोनों का पावर सेम हो जाए। जैसे यहाँ पर क्या है 17/2 की पावर 3 है, तो हम इसको क्या कर दें 17/2 की पावर 3 है, तो 5 की पावर भी 3 होना चाहिए, 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दें। ऐसा इसलिए करेंगे ताकि दोनों की पावर क्या हो जाए, डिनोमिनेटर में सेम हो जाए, ताकि हम उसको 10 की फॉर्म में लिख सके। ये हो जाएगा 10 की पावर 3 और 5 का क्यूब क्या हो जाएगा 7 इंटू 125 एंड 17 इंटू 125 विल गिव यू 2125 की पावर 3। द आंसर विल बी 2.125। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, उसको डेसिमल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, उसको डेसिमल फॉर्म में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर तो ऑलरेडी सेम है, सिंपली यही हो जाएगा। तो यहाँ से इस रेशनल नंबर के कॉन्सेप्ट से हमें ये पता चल गया, किसी भी रेशनल नंबर को देख करके हम बता सकते हैं कि टर्मिनेट करेगा या नहीं करेगा। अगर p/q स्टैंडर्ड फॉर्म में हो और उसका डिनोमिनेटर 2 की पावर n 5 की पावर m या 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m की फॉर्म में हो, तो क्या कर जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा। ठीक है, टर्मिनेट करेगा तो कितने कौन से प्लेस पर करेगा, n और m में से जो भी लार्जर वैल्यू होगी उस प्लेस पर करेगा। उसका आंसर क्या होगा, आंसर को सेम करने के लिए आंसर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में देखेंगे 2 की पावर और 5 की पावर, ठीक है, तो उस पावर को हम सेम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, बाय मल्टीप्लाइंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। जैसे यहाँ पर था, एक एग्जांपल और करके दिखा रहा हूँ मैं, 23/2 की पावर 3 एंड 5 का स्क्वायर है। यहाँ पर क्या देख रहे हैं, 3 की पावर
2 की पावर 3 है जो कि मैक्सिमम है 5 की पावर 2 से। अब देखिए ऊपर नीचे अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें, ये भी 5 की पावर 3 हो जाएगा। ऊपर कितना हो जाएगा, 5 3 15, 5 2 10 प्लस 1 इज 11। ये क्या हो जाएगा, 2 के क्यूब 5 का क्यूब। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 115 अपॉन 10 की पावर 3, 10 की पावर 3। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा आंसर, 115 अपॉन 000, दैट विल गिव यू 0.115। इस तरह से हम आसानी से टर्मिनेट कर सकते हैं। और देख सकते हैं आप थर्ड प्लेस के बाद टर्मिनेट कर गया। और हमने क्या कहा था कि n और m में से जो लार्जर वैल्यू होगी उसी प्लेस पर जाकर वो टर्मिनेट करेगा। तो विदाउट लॉन्ग डिवीजन हम इस तरह से इतने आंसरों का जवाब दे सकते हैं, सवालों का जवाब आंसर कर सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। इसके अलावे अगर डेसिमल एक्सपेंशन इसके अलावे कुछ और आया तो वो टर्मिनेट नहीं करेगा, वो रिपीटिंग का केस हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, रिपीटिंग का केस हो जाएगा। जैसे हमारे पास कोई इस तरह से आ जाए क्वेश्चन, 29 अपॉन 343, 29 अपॉन 343 है। ठीक है, इनके पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तब क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का आप क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे आप तो आएगा 343, ये आ जाएगा 7 4 28, 7 9 63, 7 7 49, 7 1 7। द रिजल्ट इज 7 के क्यूब। ठीक है, ये इसमें से नहीं है, दैट मीन्स इट विल हैव repeating decimal expansion. It will have repeating decimal expansion. तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा आएगा, रिपीटिंग आएगा। नाउ मूव टू द इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर में क्या देखा था हमने, डेसिमल एक्सपेंशन के हिसाब से इनका डेसिमल एक्सपेंशन जो आता था, एक्सपेंशन जो आएगा वो तो आएगा क्या, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आएगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे 2.01 001 0001, तो क्या देख रहे हैं, पहले 01 था, फिर 001 था, फिर 001 था, और ये सीरीज आगे बढ़ती रहेगी। तो ना ही क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है, और ना ही रिपीट हो रहा है। देखो अगर 0101 आता तो हम कहते कि रिपीटेशन है, लेकिन 01 नहीं है, अगले केस में 001 आ गया, उससे अगले पार्ट में 0001 आ गया। तो ये सीरीज आगे बढ़ती रहेगी, कभी ना ही टर्मिनेट होगा और ना ही रिपीट करेगा। इस तरह को हम जो रियल नंबर है उसे हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। इसके अलावा जो भी नंबर नेचुरल नंबर, जैसे पॉजिटिव नंबर रूट्स की फॉर्म में होता था, जैसे nth रूट्स ऑफ एनी नंबर नेचुरल नंबर है या रेशनल नंबर है जिसका हम रूट ना निकाल सके, परफेक्ट रूट ना निकाल सके, जहां पर एक क्या है, कोई रेशनल नंबर है, तो nth रूट ऑफ एनी रेशनल नंबर है ना, whose परफेक्ट रूट कैन नॉट बी फाइंड आर आल्सो इरेशनल नंबर। जैसे इस एग्जांपल था √2/3, ये भी इरेशनल है, √2 ये भी इरेशनल है, √3 ये भी इरेशनल है, 4th रूट ऑफ 8 ये भी इरेशनल है। तो ये सारे के सारे एग्जांपल किसके थे, इरेशनल नंबर के थे। ये हमारा क्या था, रिव्यू था पिछले क्लास से रेशनल और इरेशनल का, ठीक है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। नाउ वी विल मूव टू द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, है ना। बट टू नो द यूक्लिड डिवीजन लेमा, फर्स्ट वी हैव टू नो व्हाट इज लेमा। ठीक है, मैथमेटिक्स के अंदर कोई भी स्टेटमेंट जो के प्रूवेंड है, मतलब उसकी सच्चाई सबने कबूल कर रखी है, उसे हम क्या कहते हैं, लेमा कहते हैं। तो लेमा क्या है, इट इज अ प्रूवन स्टेटमेंट, है ना। इसका हम यूज करते हैं किसी दूसरे स्टेटमेंट को
प्रूफ करने के लिए। लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट, ठीक है ना। लेमा क्या है, प्रूवन स्टेटमेंट है और हम उसका यूज करते हैं किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए। तो लेमा क्या है, इट इज अ प्रूवन स्टेटमेंट, इट इज अ प्रूवन स्टेटमेंट used to prove another statement, another statement, है ना। लेमा क्या है, एक प्रूवन स्टेटमेंट है और उसका यूज करते हैं किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए, किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए। क्या कहना चाह रहा है, जरा इनको ठीक से देखें कि लेमा क्या है, एक प्रूवन स्टेटमेंट है। इन्होंने क्या कहा, लेमा क्या है, एक प्रूवन स्टेटमेंट है ना। और इस प्रूवन स्टेटमेंट का हम यूज करते हैं, कोई दूसरा स्टेटमेंट है, कोई दूसरा स्टेटमेंट है उसको प्रूफ करने के लिए। ये प्रूवन है, इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम उसका यूज करते हैं क्या, किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए, किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था कि होल इज ग्रेटर देन दी पार्ट, मतलब कोई भी पूरी चीज जो समूची है उसके टुकड़े से बड़ी होती है, ठीक है। ये प्रूवेंड है, इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। हमने 9th यूक्लिड्स चैप्टर में देखा था, यूक्लिड्स ज्योमेट्री के अंदर देखा था। ये क्या है, एक प्रूवेंड है। तो ऐसे ही लेमा क्या है, कोई भी स्टेटमेंट है जो कि प्रूवेंड है, उसका यूज करते हैं किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए, किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए। क्या कहने का मतलब है, सबसे पहले तो ये समझ लें कि स्टेटमेंट होता क्या है। मैथमेटिक्स के अंदर देखिए, इंग्लिश के अंदर तो स्टेटमेंट किसको कहते हैं, है ना, सेंटेंस का एक टाइप है ना, जो कि अगर एक प्रॉपर ऑर्डर में है उससे एफर्मेटिव सेंटेंस को कहते थे क्या, स्टेटमेंट। लेकिन मैथमेटिक्स के अंदर स्टेटमेंट किसको कहते हैं, मैथमेटिक्स के अंदर स्टेटमेंट किसको कहते हैं कि कोई भी सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस है, ठीक है ना, उसको हम देखने के साथ या सुनने के साथ डिसाइड कर सकें कि आइदर इट इज ट्रू और फॉल्स, ठीक है ना, आइदर इट इज ट्रू और फॉल्स, या तो वो ट्रू हो या फॉल्स हो, या तो सही हो जाए या गलत हो जाए, उसके बीच की कोई गुंजाइश नहीं। जैसे मैं कहूं कि आज बारिश होने वाली है, इंग्लिश के हिसाब से इट मे रेन टुडे, ये एक सेंटेंस हो सकता है, ठीक है। लेकिन मैथमेटिक्स के हिसाब से ये कोई सेंटेंस या स्टेटमेंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी है, बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। हम श्योर नहीं है कि ये स्टेटमेंट जो ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स के अंदर ऐसे सेंटेंस को हम स्टेटमेंट कंसीडर नहीं करते हैं। किसको स्टेटमेंट कंसीडर करते हैं, या तो वो ट्रू हो जाए या फॉल्स हो जाए, बीच की कोई गुंजाइश नहीं हो, दैट इज स्टेटमेंट, ठीक है ना। तो ऐसे ही एक साइंटिस्ट थे यूक्लिड्स, क्या था, यूक्लिड्स। उन्होंने भी एक ऐसा ही प्रूवन स्टेटमेंट दिया है, और वो प्रूवन स्टेटमेंट क्या है, हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं कि अगर हमारे पास दो नंबर है, पॉजिटिव नंबर 2 और 3, 8 एंड 3, और हम इसको डिवाइड करें किसको, 8 को 3 से, तो क्या आता था, 3 2 6, रिमाइंडर क्या आता था 2। ये क्या आ गया क्वेश्चन, बल्कि दूसरा नंबर ले रहा हूं मैं क्योंकि यहाँ दोनों नंबर एक जैसा आ जा रहा है। जैसे मैं ले लूँ 10 और 3, दो रेशनल नंबर है क्या, रियल पॉजिटिव नंबर है क्या, 10 एंड 3, और 10 को जब हम 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 3 3 9, रिमाइंडर विल बी 1, ठीक है। ऐसे ही अगर हम 11 को 5 से डिवाइड करें, मतलब 11 और 5 दो नंबर हमारे पास, 5 से डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा, 5 2 10, रिमाइंडर क्या आएगा 1, ठीक है। हमने 3 एग्जांपल लिया, दिस दिस एंड दिस, ठीक है ना। तो हम क्या देख रहे हैं कि जब भी 11 और 5 दो पॉजिटिव नंबर है, इनको जैसे ही हम
5 से डिवाइड करते हैं तो दो पॉजिटिव नंबर और आ रहा है जो कि क्वोशिएंट और रिमाइंडर की फॉर्म में है, क्वोशिएंट और रिमाइंडर की फॉर्म में है। और जहां ये रिमाइंडर जो है हमेशा इस डिवाइजर से छोटा होता है, हमेशा इस डिवाइजर से छोटा होता है। और इन चारों नंबर के बीच में एक रिलेशन सेटिस्फाई करता है, क्या? डिविडेंड इक्वल टू, ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर है, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, है ना। ये होता है, बचपन से हम करते आ रहे हैं, फिफ्थ क्लास से करते आ रहे हैं ना। तो क्या करते थे, ये डिविडेंड क्या हमारा LHS 11 है, डिवाइजर क्या है 5 है, इस क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन क्या है 2 है, रिमाइंडर क्या है 1 है। फौरन क्या करते हैं 5 2 10 प्लस 1, क्या आ गया रिजल्ट 11, जो कि बराबर है राइट हैंड साइड के। जैसे ही LHS बराबर होता है RHS के, अब क्या कहते हैं, ये चीज सही है, ठीक है। तो यूक्लिड्स का डिवीजन लेमा कुछ और नहीं है, वो यही है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। क्या कहा उन्होंने कि अगर हमारे पास कोई दो पॉजिटिव नंबर है, कोई दो पॉजिटिव, हमारे पास क्या है, कोई दो पॉजिटिव नंबर है, बल्कि पॉजिटिव इंटीजर कह ले, दो कोई पॉजिटिव इंटीजर है जैसे 11 एंड 5, और जब भी हम 11 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, दो और पॉजिटिव इंटीजर आएगा, जो कि यहाँ पर आया था 2 और 1, और इसके बीच में एक रिलेशन सेटिस्फाई करेगा 11 इक्वल टू 5 इंटू 2 प्लस 1, दैट इज दिस। अब मैं इसको जनरलाइज कर रहा हूँ, तो क्या कहा उन्होंने कि अगर हमारे पास, अच्छा यहाँ पर ये जो रिमाइंडर है वो हमेशा 5 से क्या होगा, कम होगा, मतलब डिवाइजर से कम होगा। तो मैं इस यूक्लिड्स का जो डिवीजन लेमा है, डिवाइड करने के लिए जो एक उन्होंने एक रिलेशन बताया है, ये लेमा बताया है, उसको मैं जनरलाइज कर रहा हूं। तो उन्होंने क्या कहा, इफ यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा, डिवीजन लेमा इसलिए कह रहे क्योंकि ये इन्होंने डिवीजन के लिए दिया था, डिवीजन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर के लिए कहा था, डिवीजन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर के लिए कहा था। क्या कहा उन्होंने कि अगर हमारे पास इफ A and B are two positive integer, then there will exist two more positive integer, Q and R, मतलब क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, Q and R, and it will satisfy the relation A is equal to BQ प्लस R, मतलब डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, वेयर रिमाइंडर 0 भी हो सकता था, तो रिमाइंडर या तो 0 या 0 से बड़ा होगा, लेकिन जो डिवाइजर है हमेशा B, हमारा B उससे छोटा होगा, वेयर R इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन B। तो हमारे पास अगर दो पॉजिटिव इंटीजर है, जैसे यहाँ पर A एंड B की जगह से A की जगह 11, B की जगह 5, तो क्या कहा, दो पॉजिटिव इंटीजर और एग्जिस्ट करेगा Q एंड R, जो कि यहाँ पर था Q की जगह 2 और R की जगह 1, एंड इट विल सेटिस्फाई डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, वेयर द रिमाइंडर विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन B, मतलब R की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी या लेस देन डिवाइजर होगी, ठीक है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन B होगी। समझ में आई बात है, ठीक है। ये था हमारा क्या, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो इस चीज को हम यहीं पर रखते हैं, अगले लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम की, यूक्लिड्स डिवीजन
एल्गोरिदम की, ठीक है ना, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम की।